मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाई चैप्टर करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। शुरू करते हैं भाई। ये कंप्लीट चैप्टर की एक ही वीडियो होगी, वन शॉट वीडियो है। फर्स्ट पॉइंट है हीट क्या होती है। हीट जो है एक एनर्जी का टाइप है जो हमें सेंसेशन देती है वार्मथ का। द टाइप ऑफ एनर्जी which give sensation of warmth। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर तो हमारा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो टेम्परेचर का मीनिंग है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस is called टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल है जो यूज किए जाते हैं वो क्या है भाई? एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस, एक है केल्विन। तो इनका आपस में कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? TC माइनस 0/100 इज इक्वल TK माइनस 273.5 बाई में 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाई में 100। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है ये तीनों स्केल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? जब भी किसी मेटल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कि मान लिया, एक एग्जांपल सोच के देखो, सपोज जो इलेक्ट्रिक वायर लाइन होती है, ठीक है, जो पोल्स पे लगी होती है इलेक्ट्रिक वायर लाइन, वो वायर जो है गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेंड होने की वजह से लटक जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसा एक्सपेंशन है? लीनियर एक्सपेंशन। अब वो लीनियर मतलब लेंथ में एक्सपेंशन हुआ उसका। किसकी वजह से हुआ? गर्मियों में हुआ। सर्दियों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन जो होगा मेटल के अंदर, वो अगर लेंथ में है तो लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। अगर वो एरिया में एक्सपेंशन हुआ है तो एरियल एक्सपेंशन होगा वो। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ये वो टर्म है जिसमें कोई भी मेटल जो सीट है या फिर वायर जो है या मेटल की कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो है जो एक्सपेंड होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो तीन टाइप का है। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। सपोज ये वायर की लेंथ थी हमारे पास में L, ठीक है, और ये एक्सपेंड हुआ डेल्टा, इतना एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो डेल्टा L जो एक्सपेंशन हुआ है, डेल्टा L, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ओरिजिनल लेंथ के। मतलब अगर लेंथ ज्यादा है, इनिशियल लेंथ ज्यादा है, तो आपका एक्सपेंशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इनिशियल लेंथ कम है तो एक्सपेंशन भी क्या होगा? कम होगा। तो मतलब जो एक्सपेंशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करेगा। सपोज आपने इंटरेस्ट पे पैसे दे दिया, अगर सपोज आप इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हो, अगर कम अमाउंट दोगे तो आपका इंटरेस्ट भी कम आएगा। तो ऑब्वियसली जो एक्सपेंशन होगा लेंथ में, वो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ के, ठीक है। देन डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर कितना ज्यादा हुआ, एक्सपेंड कितना करा टेम्परेचर कितना है उसका इंक्रीज किया। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्सपेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। फैक्टर्स हमने कंबाइन किए तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, और इस अल्फा को क्या नाम देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
अगर हम बात करें भाई डेल्टा एल हमारे पास आ गया, अल्फा एल डेल्टा टी, तो इसमें से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो अल्फा हमारे पास आएगा डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, और जिसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल का मीनिंग क्या है? इंक्रीजमेंट इन लेंथ, तो वो लेंथ जो T2 टेम्परेचर पे थी माइनस वो लेंथ जो T1 टेम्परेचर पे थी, डिवाइड बाय एल एज इट इज, और डेल्टा टी का मीनिंग क्या है? T2 माइनस का T1, क्योंकि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास में अल्फा का फॉर्मूला। देखो भाई, स्टार्टिंग में मान लिया सपोज भाई बात करें जब टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V था, तो PV इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस एक्सपेंड होगी, डेल्टा भी चेंज आया वॉल्यूम के अंदर भाई, किसके इक्वल होगा? nR डेल्टा T के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1 से भाई, क्या मिलेगा बताओ? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, क्या मिलेगा? P डेल्टा V अपॉन में PV इज इक्वल टू nR डेल्टा T अपॉन में nRT। nR से nR कैंसिल भाई, और इस तरफ यहाँ PV से P से P कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? डेल्टा V बाई V किसके इक्वल होगा? डेल्टा T बाई T के। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी जो है एक्सपेंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात करें डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बताओगे? इनिशियल वॉल्यूम के और डेल्टा T के। इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया भाई, क्या लगाया था? गामा V डेल्टा T। अब बताओ डेल्टा V का मीनिंग क्या था? चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। क्या होगा भाई? V को इस तरफ लेके आओ, प्लस हो जाएगा, तो V डैश कितना आएगा? V प्लस का गामा V डेल्टा T। V कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का गामा डेल्टा T इज इक्वल टू V डैश। ठीक बात है भाई। अब ध्यान करो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है, सही बात है। और दूसरा डेंसिटी रो डैश मान लिया हमने, मास अपॉन वॉल्यूम डैश, दोनों वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, क्या मिलेगा बताओ? यहां से V डैश हमारे पास आ जाएगा मास बाई में रो डैश, और V आ जाएगा मास बाई में रो 1 प्लस का गामा डेल्टा T, मास से मास कैंसिल। ठीक बात है भाई। क्या आ जाएगा? उल्ट दो उसको, रो डैश हमारे पास आ जाएगा रो मल्टीप्लस रो डिवाइड बाय 1 प्लस का गामा डेल्टा T। ठीक है भाई, ये था हमारा भाई वेरिएशन इन डेंसिटी, मतलब न्यू डेंसिटी आ जाएगी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्या होगा अगर गैस एक्सपेंड होती है तो, या लिक्विड एक्सपेंड होता है तो। नेक्स्ट पॉइंट भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या चीज है देखो भाई, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको क्या नाम देंगे भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया डन भाई। मतलब भाई हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मास की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट जो है ज्यादा डेवलप होगी, मास ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा बनेगी। इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया C,
और सी क्या हमारे पास में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बात बताओ, सी जो क्यू की इक्वल कब हो सकता है, जब M1 हो जाए, T V1 हो जाए। मतलब 1 ग्राम सबस्टांस ले रहे हो और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसको कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, वो हीट जो है सी के बराबर होगी। ठीक बात है भाई। यूनिट ऑफ सी किसके ऊपर होगा बताओ, क्यू बाई में एम इंटू टी। हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, जूल। मास के लिए ग्राम, टेम्परेचर के लिए कैलोरी, तो जूल पर ग्राम पर कैलोरी। और इसको भी अगर ऐसा सिस्टम में लेना चाहते हो तो जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। ये बन जाएगी हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट। क्लियर। सिमिलरली हम अगर बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब की बार क्या किया मैंने, 1 ग्राम वाटर ले लिया, तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्या होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्लियर। सिमिलरली कोई और लिक्विड बोल सकता था, उसका 1 ग्राम अमाउंट ले लेंगे हम, उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और गैस अगर बात की, गैस के लिए क्या होगा भाई, 1 ग्राम हमने गैस ले ली, किसी भी जो भी गैस थी हमारे पास में, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्लियर। कोई तकलीफ नहीं। अगर 1 मोल ग्राम सबस्टांस लिया जाए, चाहे वो लिक्विड का हो, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे वो गैस का हो, 1 मोल ग्राम सबस्टांस की अगर बात की जाए, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो हमारे पास में क्या होगी भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बनेगी भाई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ग्राम सबस्टांस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। 1 मोल ग्राम सबस्टांस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्या कहलाएगी वो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या चीज है भाई, 1 ग्राम सबस्टांस की स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम सबस्टांस टू चेंज इट्स स्टेट। स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, मतलब जैसे मान लिया बर्फ खा रहे हैं, तो बर्फ खाएंगे तो क्या होगा, वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लिक्विड फॉर्म में, जब चबाएंगे तो उसका मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हीट देनी पड़ेगी हमें। बर्फ चबा रहे तो हमारी बॉडी उसको हीट प्रोवाइड करती है, तभी तो मेल्ट होती है वो। तो इसका मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना ज्यादा बर्फ खाएंगे उतनी हीट हमें फालतू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम कैलोरी बर्न करते हैं जब बर्फ को खाते हो, ठीक है, तो बर्फ खाना जो है अच्छा है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मास, और इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया एल। एल हमारे पास में क्या है भाई, लेटेंट हीट। यू जो है एम के इक्वल हो जाएगा इफ, एल के इक्वल हो जाएगा इफ एम इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया भाई। 1 ग्राम सबस्टांस का स्टेट को चेंज करने के लिए उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, पूरी ऑब्जेक्ट, चाहे उसका मास 50 ग्राम है, चाहे उसका मास 5 kg है, 50 kg है, उस पूरी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या कहलाएगी हमारे पास भाई, हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ
heat required to increase temperature of whole substance by 1 degree is called heat capacity. ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाटर इक्विवेलेंट। क्या मतलब भाई, दिमाग सोचना आराम से। सपोज मैंने क्या किया भाई, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया 5 किलोग्राम का, ठीक है, मैंने इसको 100 जूल हीट प्रोवाइड किया, इसका टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस, 41 से वो 42 डिग्री सेल्सियस बन गया, मतलब टेम्परेचर जो है इसका कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। अब पानी का अमाउंट कितना लें, इस वाटर का अमाउंट कितना लें, इतनी ही हीट प्रोवाइड करेंगे 100 जूल, ठीक है, 100 जूल ही हीट प्रोवाइड करनी है। और इसका टेम्परेचर सपोज पहले 67 डिग्री सेल्सियस था या 2 डिग्री सेल्सियस था, कितना भी था, मतलब जितना टेम्परेचर हमने इस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज किया है उतना टेम्परेचर उसी रेंज में हमें इसका इंक्रीज करना है। तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा तो इसका भी क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 68 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी भी देखते हैं भाई। वाटर इक्विवेलेंट डालना भाई, क्या चीज है, अमाउंट ऑफ वाटर to increase same range of temperature as it is done for another object by supplying same heat, सेम हीट सप्लाई करेंगे और उतनी ही रेंज में हमारे पास टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना चाहिए जितनी रेंज में उस दूसरे ऑब्जेक्ट का हुआ था, उसको क्या नाम देंगे, वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर है, मतलब सीधी सी बात ये आ रहा है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। इसको बराबर करने के लिए हमने क्या कांस्टेंट लगा दिया, W लगा दिया हमने की बार, और W है वहां पर क्या हमारे पास में, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको Q इक्वल टू MST से कंपेयर कर दो, वहां से W की वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। अदरवाइज हीट का फार्मूला डायरेक्ट टू मास है, इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, W लगा दिया। W हमारे पास क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भाई मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर करने के 3 मोड हैं, वो 3 मोड क्या है भाई, फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, सपोज आप क्लास में बैठे हैं और आप में से कोई भी एक जो है फर्स्ट बेंच पे बैठा है, वहां से मार्कर को लास्ट तक पहुंचाना है, ठीक है। अब कितने मेथड हो सकते हैं, हो सकता है कि भाई आप खुद जाके दे आओ उसको, हो सकता है कि आप खुद भी नहीं गए, बीच में से किसी का भी हेल्प नहीं लिया और सीधा फेंक दिया, लास्ट तक पहुंच गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आप अपने मार्कर को नेक्स्ट बच्चे को दो, जाके देके आना है, ठीक है, वो नेक्स्ट को जाके देके आएगा, वो नेक्स्ट की जाके देके आएगा और लास्ट में ऐसे पहुंचे। जो थर्ड मैंने आपको लास्ट बताया कि हर किसी का मूवमेंट एक्चुअल, वो होता है कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ भाई, आप खुद जाके दे आए, बीच का किसी की कोई हेल्प नहीं, कन्वेक्शन मेथड। और थर्ड, ना तो आप खुद गए ना बीच में किसी की हेल्प ली, सीधा थ्रो कर दिया, लास्ट तक पहुंच गई, वो है रेडिएशन मेथड। तो 3 है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या है,
द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which there is actual movement of heated particle and medium play role in it. मीडियम का इसमें रोल होगा, ठीक हो गया भाई। अब इसकी एप्लीकेशन यूज क्या है, क्या एग्जांपल है इसका, कितनी भी मेटल्स हैं वो सभी की सभी उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसके बिहाफ पे, कंडक्शन मेथड के बिहाफ पे। जैसे कि मान लिया कोई अपने गैस स्टोव पे कोई बर्तन रख दिया जिसका हैंडल जो है वो वुड का नहीं है, मेटल का, एल्यूमिनियम का जो भी है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप हैंडल जो है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, आग तो आपने बाकी का पोर्शन रखा हुआ था भाई, बर्तन तो अपने पास ये था, आग तो यहाँ पे जल रही थी। जो बर्तन है इसका हैंडल जो है ये मेटल का है, इसको पकड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है बताओ, क्योंकि कंडक्शन मेथड से सभी जो हीटेड पार्टिकल थे लास्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्शन मेथड से पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट थी, जो कंटेनर था, जो टेंसिल थी, वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो किस प्रोसेस से हुई है, कंडक्शन प्रोसेस से। सेकंड हमारे पास है भाई कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ heated particle but no role of medium। मीडियम का रोल नहीं है, ठीक है। हीट का जो पार्टिकल था, जो हीट पार्टिकल है, वो खुद नेक्स्ट तक ट्रांसफर तो करेगा, ठीक है, खुद जाके देके आएगा, लेकिन मीडियम का हेल्प जो है वो नहीं लेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल इसका भाई रोड है, बिजली वाली रोड, पानी गर्म किया बाल्टी में भाई, ठीक है, ये रोड लगा दूंगा भाई, रोड लगा दी, ठीक है। अब थोड़ा एक दिमाग से बताना, जब आपने 5-4 मिनट के अंदर आपने सपोज मान लिया भाई रोड को हटा दिया यूज करने के बाद, तो पानी जो गर्म होगा वो ऊपर वाला ज्यादा गर्म होगा नीचे वाले से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट तो सप्लाई डायरेक्टली नीचे गई है ना एक तरह से, लेकिन ऊपर कैसे आ गई हीट, मीडियम गर्म नहीं हुआ, बीच का, नीचे वाला गर्म नहीं होगा इतना, वो हीटेड पार्टिकल जो है डायरेक्टली ऊपर आ जाएंगे। हीटेड पार्टिकल डायरेक्टली ऊपर आ जाएंगे तो इसका मतलब जो भी पानी का मॉलिक्यूल गर्म होगा वो सीधा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हीटेड पार्टिकल डायरेक्टली मूव कर रहा है विदाउट एनी रोल ऑफ मीडियम, ठीक हो गया। ये क्या हमारे पास में कन्वेक्शन, और सी ब्रीज इसी का एग्जांपल है, ठीक है भाई। थर्ड मोड है भाई रेडिएशन। रेडिएशन मेथड क्या होता है भाई, सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है, हीट एनर्जी, किस फॉर्म में आती है बताओ, रेडिएशन की फॉर्म में तो आती है, मतलब ना तो हमें आग जलती हुई आती, ना सन हमारे पास आता हीट भेजने के लिए। तो इसका मतलब इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है किस मेथड से होती है, रेडिएशन मेथड से। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which there is no actual movement of heated particle and no role of medium, ठीक बात है भाई, ना तो हीटेड पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट और ना मीडियम का कोई रोल, ठीक है भाई। तो रेडिएशन मेथड हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल मैंने आपको सन बता दिया है। इसके बाद है भाई थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है भाई बताओ। सपोज ये मेरे पास में कोई कंटेनर है या मेटल की कोई ऑब्जेक्ट है या वुड की कोई ऑब्जेक्ट है, इस पोर्शन में आग लगी हुई है, ठीक है, यहां से हीट इस तरफ ट्रांसफर हो रही है, थिकनेस इसकी है डेल्टा एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताओ, एरिया की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर होने की रेट भी क्या होगी, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, थिकनेस के। ठीक हो गया। अब इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, के ए डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स। के क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर भाई। के जो है किसके बराबर होगा, डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। कब होगा, इफ ए इज इक्वल टू 1, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए, डेल्टा टी भी 1 हो जाए, डेल्टा एक्स 1 हो जाए, तो के जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के इक्वल। यहां से अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ के कितना आएगा बताओ, के इसके बराबर, के की वैल्यू निकालो यहां से, डी क्यू बाई में डी टी, और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, डेल्टा टी नीचे। देखो क्यों यूनिट जूल हो जाएगी हमारे पास में, इस एक डिस्टेंस से एक इसकी मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जूल ही हो गया, नीचे टेम्परेचर टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड, और सेकंड हो गया, एरिया में से एक मीटर कैंसिल हो गया था तो पर मीटर हो गया, और पर केल्विन हो गया। तो ये यूनिट बन जाएगी हमारे पास में वही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। क्लियर, डन। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, भाई जो कूलिंग रेट होगी ना किसी भी चीज की, वो कूलिंग रेट क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। माइनस का dt अपॉन dt, सही है भाई। टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट है इसलिए नेगेटिव साइन हमने डिनोट किया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगी, ज्यादा। तो माइनस dt अपॉन dt, ये प्रूव करना मुझे, तो मैंने प्रूफ बनाना है इसका भाई। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ से पहले एक बार इसकी डेफिनेशन की बात कर ले। क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग of any object is directly proportional to temperature difference। ठीक है भाई, क्लियर। देखो प्रूफ देखते हैं इसका भाई। वी नो डी क्यू बाई में डी टी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, टेम्परेचर डिफरेंस। सही बात है भाई यार। क्यू का फार्मूला पुट कर दो, हीट का फार्मूला m इंटू सी इंटू टी माइनस बार डी बाई बाई डी टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लगा दिया स्मॉल के, और टी माइनस टी नोट, और यहां से एम और सी दोनों कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस एम और सी बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नोट। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हर स्कूल के लिए, न्यूटन ऑफ कूलिंग। ठीक है, इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक से ज्यादा बार अगर बात की जाए तो न्यूटन ऑफ कूलिंग है। एम और सी नीचे आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बाई एम इंटू सी टी माइनस टी नोट। के भी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो सारा सारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। और इसका मतलब माइनस डी टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल ही ठीक है भाई। तो हमारे पास था न्यूटन ऑफ कूलिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी।
ये क्या होती है भाई, जो सारी हीट जिसको प्रोवाइड की जाए वो सारी एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या नाम देंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सर्दियों में गर्म जो कपड़े होते हैं वो डार्क कलर क्यों होते हैं, क्योंकि वो सारी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एमिट नहीं करते, इवोल्व नहीं करते, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब कंप्लीट हीट सप्लाइड टू इट, ठीक है भाई, जो सारे हीट को एब्जॉर्ब कर ले, क्या देंगे उसको, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसमें एक टर्म है एब्जॉर्प्टिव पावर। ये क्या चीज है भाई, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है डिवाइड बाय कितनी हीट उसको इंसिडेंट कराएगी। अमाउंट ऑफ हीट absorbed divided by amount of heat radiation incident, ठीक है भाई, दोनों की रेशो क्या होगी, एब्जॉर्प्टिव पावर। अब एक बात बताओ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में क्या होगा यार, जितनी हीट उसको दी है वो सारी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो रेशियो क्या बन जाएगी, 1 फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक बात है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई एमिसिव पावर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी radiated per unit area per unit time is called एमिसिव पावर। ठीक बात है, कितनी हीट पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में से इवोल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, ठीक है। इसके बाद एक स्टीफन नाम का साइंटिस्ट है, उसने स्टीफन ने एक लॉ दिया एमिसिव पावर के ऊपर, और उसने क्या बताया कि जो एमिसिव पावर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितनी हीट ज्यादा होगी उतनी हीट उसमें से ज्यादा इवोल्व होगी। तो एमिसिव पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया सिग्मा, और इस सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये था आपका भाई चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, आई थिंक सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।